अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का, इसमें ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। बस ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, एक्सप्रेशन ये अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन यही है बिल्कुल सेम। उसमें जीरोस पूछ रहा है और वेरीफाई पूछ रहा है और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। इसी टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो एकदम आना ही आना रहता है एग्ज़ाम में। तो इसका जो तरीका है करने का, अगर आप ये समझ जाएंगे कि इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, आपको बस यही स्टेप हर इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपको इस तरह से करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में जो जो टर्म्स दिए मैं उसको समझा दूँ कि जीरोस किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ये क्या कह रहा है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल ये होते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स एन। इस तरह के अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमारा ये 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 7, जैसे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है जो आपको, इसको मैं एक ही लाइन में लिख दूँ तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। 2x² प्लस 3x प्लस 7 और यहाँ पर लिख दीजिए आप px इक्वल टू। इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई दे उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया पॉलिनोमियल। इसमें देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो x का पावर होता है ना, जैसे इसमें हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी x के पावर होंगे ना वो एक एक कम होते चले जाएंगे, यानी कि 3 में से एक कम कर दीजिए, 2 में से एक कम कर दीजिए तो 1, तो इस तरह से वो डिक्रीज होंगे। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और दूसरा चीज़, कभी भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में माइनस का पावर जो होगा कभी माइनस में नहीं होगा, और ना ही वो रूट में होगा, ना माइनस में होगा, ना पॉइंट में होगा, ना बाई में होगा। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रियल पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल तो आप समझ गए, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता के दिखा रही हूँ 6 माइनस 17। ठीक है, ये देखिए ये पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल, देखिए x का पावर क्या है, 2 है, और फिर अगले बार जो x का पावर होगा वो क्या होगा, 2 से 1 कम होगा, तो 1 कम है यहाँ पर, यानी कि x यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 मान जाए। तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का जो कंडीशन है कि वो किस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए उस हिसाब से ये है सेट हो रहा है। ठीक है, ये px ये पॉलिनोमियल है। तो अब क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री 2 हो। अब डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री उसे कहते हैं जिसमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है ना, उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि भाई डिग्री 2 क्या होगा, डिग्री 2, तो देखिए यहाँ पर डिग्री 2 किसे कहते हैं, जिसका पावर x का, यहाँ देखिए x का पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो ज़्यादा किसका है, पावर 2 है। ठीक है, x का पावर 2, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2, और जिसका डिग्री 2 रहेगा उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पर x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब जीरोस किसे कहते हैं, तो जीरोस मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जीरो किसे कहते हैं, जीरो का मतलब जैसे px है, तो अगर हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालिए, तो पॉलिनोमियल्स का जीरो होगा, ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, px इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि जीरो कहने का मतलब कि x की वो वैल्यू जिसको अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, उसी को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इस px इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि x² प्लस 6x माइनस 17 इक्वल टू 0, इसी को कहते हैं। इसमें से जो x की वैल्यू आएगी ना वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। समझ में आए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ गए कि जिसका डिग्री 2 हो, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जिसका ज़्यादा हो 2 होगा, उसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री 2 का मतलब हाईएस्ट पावर होना चाहिए x का। ठीक है,
तो अब पहले आप निकालिए फाइंड द ज़ीरोज़ निकालना, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़, मतलब ज़ीरोज़ का कहने का मतलब इसमें जो एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो वैल्यू होगी, अगर आप उस एक्स की वैल्यू को इसमें रखेंगे ना तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, समझ में आया। तो एक्स की उसी वैल्यू को हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या है 2 है, ठीक है। तो जिसका डिग्री 2 रहेगा तो उसका ज़ीरोस भी कितना होगा, मतलब एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, यानी कि 2 ज़ीरोस होंगे उसके, ठीक है। अब जैसे मैं इसको समझा के बताती हूँ इस क्वेश्चन को, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैंने लिख दिया f(x = x² + 7x + 12), ठीक है, लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। डिग्री 2 तो है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये डिग्री 2 है, तो इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इस f(x) को 0 कर दीजिए तो ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अब ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने क्या किया, यहाँ पर f(x) = क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, f(x) क्या कर दिया 0, तो f(x) कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्सप्रेशन इसको 0 को बराबर कर दिया। अरे देखिए यहाँ पर आपको अब फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यहाँ समझना है आपको, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा दे रही हूँ। जैसे कि फैक्टराइजेशन में यहाँ देखिए x² है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। और ये आखिरी में क्या है 12 दिया हुआ है, तो ये बीच वाला छोड़ दीजिए आप, ये 12 और ये जो 1 है 12 बन जा, 12 होता है, इसको इंटू कीजिए 12 बन जा, क्या होगा, देखिए पहला क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, इसको फैक्टराइज देखिए मैंने कैसे किया, मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ अलग से, ठीक है। देखिए ये 12 दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 12 × 1 कितना हुआ, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, ये 12 और इसका 1, ठीक है, 12 बन जाए 12। अच्छा, अब 12 का आप वो फैक्टर निकालिए, 12 किस किस टेबल में आता है, एक आता है 2 × 6 = 12, ठीक है, और क्या होता है 3 × 4 = 12, ठीक है, और क्या होता है 6 से 2 = 12, ठीक है। यही होता है ना जो 12 किस किस टेबल में आते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख दिया ये तीनों, ठीक है, और एक होता है 12 बन जा 12, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। यहाँ बीच में क्या दे रहा है, नंबर देखिए, बस नंबर 7, तो इनमें से कौन सा वो नंबर है ये जिसको ऐड करने पर 7 होगा। जैसे कि ये 2 और 6 है, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये तो 8 हो जाएगा, 6 + 2 क्या हो जाएगा, 6 + 2 = 8। और ये 4 + 3 जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये 6 + 2 हम लेंगे तो ये होगा 8, ये 12 + 1 लेंगे तो ये होगा 13। तो देखिए 7 आना चाहिए, तो देखिए कौन सा टर्म है जिसको ऐड करने पर 7 आ रहा है, ये 4 + 3 7 और 4 + 3 = 7 ये आ रहा है। तो यानी कि इस 7x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x + 7x, ठीक है, सॉरी 4x + 3x, ये वाला 4x + 3x, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये 7x के बराबर हो जाएगा ना। तो मैंने मतलब कि आप ये 4 और 3 जो है ना, ऐसा 2 नंबर लीजिएगा इनमें से जिसको इंटू करने पर 12 भी आए, ठीक है, जैसे 3 × 4 = 12 हो गया, और प्लस दोनों को ऐड करने पर 7 आए, ठीक है। आपको वही टर्म लेना है इसमें से, इन सब में से, इन चारों में से, 1 2 3 इन चारों में से, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, जैसे कि ये 4 × 3 = 12 भी आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 12, और दूसरा 4 और 3 को ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, इस 7x को अब हम कैसे लिख सकते हैं, 4 और 3 के साथ x लगा देंगे, ठीक है। तो 4x + 3x कितना हो जाएगा 7x। तो अब आप क्या करेंगे, x² + इस 7x की जगह हम क्या लिख देंगे, 4x + 3x और +12, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं। अब इस x को हम 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 × x, ठीक है। आप इसको पूरा खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, 3 × x, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितने टर्म दिख रहे हैं आपको, 4 टर्म दिख रहे हैं। तो आप पहले के 2 टर्म लीजिए। अब बताइए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो आप x बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, इसमें से एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा, प्लस ये x तो बाहर निकल गया तो बचा क्या 4, ठीक है। अब प्लस अब ये नेक्स्ट 2 टर्म्स लीजिए, ठीक है। 4 टर्म्स है ना, तो 2 टर्म का पेयर वो ब्रैकेट लगा के दोनों इस टर्म को अलग देखिए, इस टर्म को अलग देखिए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए। तो 3 कॉमन बाहर निकल के तो अंदर क्या बचा x प्लस, और यहाँ क्या बचा 4, मतलब कि जो टर्म यहाँ होगा ना वही ब्रैकेट में यहाँ पर भी वही टर्म होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये 2 टर्म आ गए, फिर पहले 4 थे, 4 को मैंने 2 टर्म बना दिए, अब ये 2 टर्म आ रहे हैं। तो अब इन दोनों टर्म्स में देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें भी ब्रैकेट में x + 4 है और इसमें भी ब्रैकेट में क्या है x + 4। तो हमने x + 4 क्या किया,
बाहर निकाल लिया, कॉमन हो गया। जैसे इसमें से मैंने कॉमन x निकाला था ना, तो अब बचा क्या, जो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये दो टर्म आ रहे हैं, ये टर्म प्लस ये टर्म, ये दो टर्म है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ये x+4 इसमें भी है और इसमें भी, तो हमने ये बाहर निकाल दिया, ठीक है, कॉमन। तो ये तो बाहर निकल गया इस टर्म में से, तो बचा क्या x, और प्लस ये वाला भी तो बाहर निकल के, तो बचा क्या 3। मतलब कि जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारा क्या आया, x+4 और x+3। देखिए यहाँ मैंने सब समझा दिया है आपको, ठीक है। कितना आया, x+3 और x+4 इक्वल टू 0। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये जो f(x) है ना, इसको आप f(x) इक्वल टू जब 0 कर देंगे तो यही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसमें जो x की वैल्यू आएगी ना वही जीरोस कहलाएगी, ठीक है। तो ये x+3 हो गया और ये x+4 हो गया, तो इसमें x+3 इक्वल टू 0 कर दीजिए और ये x+4 इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, ये +3 है, जब 0 की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -3। और ये x+4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर ये +4 हमें x की वैल्यू चाहिए, +4 जब इक्वल टू किधर जाएगा तो इसकी साइन बदल जाएगी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, -4। तो यहाँ पर देखिए जब हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि f(x) इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, अच्छा 2 वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब देखिए यहाँ पर ये, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसका डिग्री 2 होगा, और जिसका डिग्री 2 होगा ना, जिसका डिग्री 2 होगा तो उसके 2 जीरोज आएंगे, 2 डिग्री रहेगा तो 2 जीरोज आएंगे। अगर डिग्री 1 होगा तो 1 जीरोज आएंगे, और अगर 3 डिग्री रहेगा तो 3 जीरोज आएंगे। तो यहाँ डिग्री 2 है, तो यहाँ पर समझ जाएगी कि अगर डिग्री 2 है तब इसकी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, समझ में आया, 2 जीरोज़, यानी कि ये देखिए ये आया -3 और -4, यही जीरोज़ हैं। कहने का मतलब कि ये जो x की जो 2 वैल्यू आई है ना, आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए, इस वाले में, इस टर्म में x² + 7x + 12 में। आप जब x की वैल्यू -3 रखेंगे ना तो ये पूरा ना कट के 0 हो जाएगा, और फिर -4 भी रखिए तो ये भी -4 भी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यही x की वो 2 वैल्यूज़ हैं जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसी को जीरोस कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ। जैसे एक x का वैल्यू क्या आया हमारा, ऐसे एक x की वैल्यू क्या आई हमारी -3, और दूसरा क्या आ रहा है x इक्वल टू -4, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है f(x) इक्वल टू x² + 7x + 12। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए मैंने x की 2 वैल्यू लाई है ना, तो x की वैल्यू आप -3 लीजिए। तो x की वैल्यू मैंने क्या ली है, -3, तो आप यहाँ -3 ऐसे लिख दीजिए इस x की जगह पर, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -3। x² यानी कि -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू x की वैल्यू कितनी आई है, -3 + 12, ठीक है। तो देखिए ये 3 को 2 बार इंटू किए, 3 3 9 हो गया। फिर देखिए 3 को भी 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस को भी 2 बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 7 3 21, और 21 और ब्रैकेट में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है, +12, ठीक है। अच्छा ये 9 होगा, ये प्लस माइनस -21, और ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो देखिए ये प्लस और ये प्लस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, और ये -21 0 हो गया ना। तो x की क्या, ये वैल्यू क्या है x की, यही वो वैल्यू है जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यही वो वैल्यू है कि जो रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, इस तरह से आप -4 भी रखेंगे ना तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, इसलिए इनको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा गया है। और 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन में क्या पहले क्या बोला था कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप जीरोस निकालिए। तो मैंने निकाल दिया। तो पहला तो मैंने सॉल्व कर दिया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारे, -3 और -4, और इसमें क्या कहते हैं, जीरोस को कैसे शो करते हैं, अल्फा और बीटा में। जैसे यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ रही है ना, -3 और -4, तो एक अल्फा इक्वल टू, मतलब इसको हम अल्फा और बीटा में शो करेंगे, अल्फा इक्वल टू -3 और बीटा इक्वल टू -4, ठीक है। अल्फा बीटा जो है हमारे जीरोस हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x² + 7x + 12 आर अल्फा इक्वल टू -3, मतलब यहाँ पे इस जीरोस को शो करने के लिए ना अल्फा बीटा लिखा गया है, ठीक है। तो अल्फा एक वैल्यू क्या आई है -3, तो हम लिख देंगे अल्फा इक्वल टू -3, दूसरी क्या आई है -4x की, तो हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू -4। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या है हमारे, -3 और -4। अगर डिग्री 2 रहेगा तो 2 जीरोस आएंगे, तो यहाँ 2 जीरोस देखिए आ गए, -3 और -4, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पर, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब हमें वेरीफाई करना है, मतलब प्रूफ करके दिखाना है जीरोस में और कोफिशिएंट्स में, ठीक है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, जब आप जीरोस निकाल लेंगे ना, ये जब 2 वैल्यू आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे, तब आप निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है,
सम ऑफ द जीरोस, हमारे दो जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा ये है। सम मतलब दोनों का एडिशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसका तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 प्लस और बीटा की वैल्यू क्या है -4, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ सीधे वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो -3 और प्लस -4 हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये क्या क्या हमारा सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस ये निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस हो गया। एक और तरीका है सम ऑफ द जीरोस निकालने का। एक तरीका तो ये हो गया कि हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब आता है एक और जो कोफिशिएंट के टर्म्स में निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस। उसका क्या फॉर्मूला होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस, फॉर्मूला है ये, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट का मतलब कि एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है ना उसे कोफिशिएंट कहते हैं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये माइनस लगा रहेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट एक्स कहाँ है, ये देखिए एक्स ये है, इसके साथ कोफिशिएंट मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 7। तो यहाँ लिख देंगे -7 अपॉन ये बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसी को देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो उसको 1 माना जाएगा। तो -7 अपॉन 1 इक्वल टू -7 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं। हमने सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा भी निकाला तो -7 आ रहा है। और सम ऑफ द जीरोस एक और तरीका है जो कोफिशिएंट के टर्म्स में निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इस तरीके से भी निकाले सम ऑफ द जीरोस तो -7 आया, और अल्फा प्लस बीटा ऐड करके भी निकाला तो -7 आया, यानी कि वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं वेरीफाई करना। प्रूफ करके दिखाइए कि दोनों बराबर होंगे कि नहीं, ठीक है। अब एक हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब दूसरा हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का मतलब सम मतलब कि जीरो को प्लस करना था। अब यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, और हमारे जीरोस क्या है, एक है अल्फा इक्वल टू -3, दूसरा क्या है बीटा इक्वल टू -4। तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है पहली -3, तो सॉरी ये देखिए मिट गया थोड़ा, -3 इंटू -4, अल्फा की वैल्यू क्या है -3 ना, माइनस वाली कोई भी चीज़ रहेगी आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इंटू और बीटा कितनी है -4, यहाँ मैंने लिख दिया। तो 3 4 जो 12 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 आ गया। तो जैसे सम ऑफ द जीरोस निकालने का एक और तरीका मैंने बताया है ना, कोफिशिएंट के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। एक तो ऐड करके निकाल दिया, और एक कोफिशिएंट के टर्म में। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा 12 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालने का एक और तरीका, वो भी क्या है, कोफिशिएंट के टर्म्स में निकालते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है 12, क्या है, इसी को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जो सबसे आखिरी में होता है ना, जिसमें कोई वेरिएबल मतलब एक्स नहीं लगा रहता है, सिर्फ नंबर एक रहता है, एक सिंगल नंबर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले एक्स स्क्वायर बोल रहा है ना, कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का। तो आप एक्स स्क्वायर का टर्म देखिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 ही माना जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में ना उसे कोफिशिएंट कहते हैं, तो वो 1 है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था 12, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो 12 अपॉन 1 इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमने जब निकाला तो 12 आया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दी। और एक और फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले में भी जब हमने पुट किया तो देखिए इसमें भी 12 आया। तो देखिए वेरीफाई हो गया कि नहीं हमारा, कहने का मतलब वेरिफिकेशन का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस, यानी सम ऑफ द जीरोस यहाँ पर जो मैंने निकाला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, वो कितना आया था -7 आया था, इक्वल टू, और कोफिशिएंट के टर्म्स में जो मैंने निकाला उसमें भी -7 आया। मतलब कि दोनों में जो वैल्यूज़ आ रही हैं सेम आ रही हैं। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने निकाला, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो हमने निकाला तो क्या है 12 आया था। और एक और फार्मूला है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से भी जब मैंने निकाला वैल्यू तो कितना है 12 आया। तो 12 इक्वल टू 12, और ये सम ऑफ द जीरोस में -7 इक्वल टू 7, यानी कि ये वेरीफाइड हो गया। तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना है कि वैल्यूज दोनों की सेम आती हैं कि नहीं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।